First of all, wishing you all a very happy Republic Day. Just feel the glory and feel the proud that you are, that we, not only you, that we all are, you know, citizen of this, प्राउड नेशन. आप सब, हम सब इंडिया के सिटीज़न हैं. इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए. एंड येस, वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एंड जय हिंद. सभी का बहुत ज़्यादा रिपब्लिक डे के स्पेशल सेशन में सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं. ठीक है, तो देखो यार, वी जस्ट थॉट कि जो पढ़ने वाली चीज़ है ना, कि जैसे सी डी एस की तैयारी हो गई, एफ कैट हो गई, ये हो गया होगी, ये सब तो हम डेली रेगुलर बेसिस पे करते ही करते हैं. सो वी जस्ट थॉट कि कुछ आज ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वी शुड ग्लोरीफाई द हिडन कंट्रीब्यूशन ऑफ आर सुप्रीम अथॉरिटीज़, जो हमारे सुप्रीम अथॉरिटी रहे. जैसे कि आज रिपब्लिक डे है, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सभी को बढ़िया हमारा गुड मॉर्निंग. सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो रिपब्लिक डे है, बेसिकली वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे, वाई वी रिकॉग्नाइज 26 जनवरी, है ना. क्यों? क्योंकि भाई कहा जाता है कि रिपब्लिक डे के दिन ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरा असेंबल किया गया है ना. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कमेंट सेक्शन में, जल्दी से मुझे आंसर बताना कि टू हुम वी कॉल द फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, जल्दी से बताइए. ठीक है, अब यार ऐसा नहीं है, जैसे एक घर होता है, ठीक, एक घर बनता है. एग्जाम्पल लो, रियलिस्टिक एग्जाम्पल लो, कि घर बनता है तो ऐसा नहीं कि उस घर को बनाने वाला कोई एक पर्सन होता है. सो बहुत सारे लोग लगते हैं. इलेक्ट्रीशियन लगता है, वासन लगता है, ठीक है, आपका प्लम्बर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. कोई फाइनेंस करने के लिए होता है, बहुत सारे लोग होते हैं. तो सेशन को जल्दी से पहले शेयर कर दो. मैं भी कर देती हूँ, ठीक है, मैं भी कर देती हूँ, और आप भी कर दो जल्दी से. हाँ, तो बहुत सारे लोग लगते हैं. वैसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वी के नॉट से, बिल्कुल बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में सही भी बता रहे थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऐसा नहीं है कि सारा काम जो था, या सारा सिंगल फ्रेमवर्क डॉक्टर अम्बेडकर ने ही किया था. There are so many, unidentified, unglorified personalities who had given immense amount of contribution. कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया. और उन्हीं कुछ लोगों के बारे में चर्चा करने, उन्हीं कुछ लोगों के बारे में आज हम डिस्कस करने यहाँ पे हम सब लोग यहाँ जुड़े हैं. ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और हमें भी अच्छा लगे. हमें कुछ नया बताने में आपको अच्छा लगेगा, और आपको कुछ नया सुनने में अच्छा लगेगा. अब जैसे कृति मैम ने आज अभी 8 AM के सेशन में आपको 2 पर्सनालिटीज़ के बारे में बताया था, ठीक है. और उसके बाद में मैं जिनके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, उनका जो नाम है वो है टी कृष्णमाचारी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, I should keep everything in mind that the T should be in capital, right. हाँ, जो आपके टी कृष्णमाचारी साहब हैं, इनका भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में बेसिकली. तो अब ड्राफ्टिंग में कह लो कि ड्राफ्टिंग विल बी द राइट वर्ड. तो अगर अब इनकी समराइज्ड फॉर्म में बात करें, तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, अब इनकी कब इनका जन्म हुआ, व्हेन टिल हाउ लॉन्ग हियर, ऑन विच पर्टिकुलर डे ही टुक हिज लास्ट ब्रेथ, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. तो जिनको जो लाइफ स्पैन था, दैट वॉज फ्रॉम 1899 टू 1974. ठीक है, अच्छा, अब ये जो हैं आपके टी कृष्णमाचारी साहब, ये मेंबर रहे हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के. एंड ही डिवोटेड अ गुड अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन ड्राफ्टिंग कमेटी. ठीक है, इन्होंने आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में एक बहुत ही एक अच्छा नॉलेजेबल, कह लो कि एक अच्छा इमेंस योगदान दिया. और सबसे बड़ी चीज़ कि ये 2 बार, ये आपके इंडिया के इतिहास में 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं. जिनका टेन्योर था वो 1958 टू आपका ये, उसके बाद में 1964 टू 66 रहा. अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि ऐसा कौन कौन है, या ऐसे कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ हैं बीइंग फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट, जिनका जो टेन्योर है, चलो फाइनेंस मिनिस्टर की बात हो रही तो वित्त मंत्री के ही तौर पे, किनका टेन्योर रिपीट हुआ है डबल टाइम, ट्रिपल टाइम, ऐसा कोई है तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ. बिकॉज आई नो यू पीपल प्रिपेयर वेरी वेल फॉर एक सेकेंड, राइट. हाँ भाई, मुझे लगा कि क्या, हाँ सब सही है, मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं,
बहुत देर से लाइट फ्लैक्चुएट हो रही थी, ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ चार्जर वार्जर लूज़ हो गया? ठीक है, हाँ। सो वही मैं कह रही थी कि भाई जो आपके ये 2 बार इनका आज फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री के तौर पे इन्होंने 2 बार अपना टेन्योर भी रिपीट हुआ है इनका। अब ये देखो, टेन्योर किसी का रिपीट कब होता है? जब जो काम वो पर्टिकुलर पर्सन कर रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री हो, है ना, तभी उनको उसी पोस्ट पे रिपीट किया जाता है। ठीक। Also, he was the founding member of the first governing body of National Council of Applied Economic Research, जो आपका NCAER, ठीक है, इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इसके ये फाउंडिंग मेंबर भी रहे हैं, इसके ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। ठीक है यार, सब अभी ही होना है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है वो एक ही बार में आ जाती है ना। हाँ, एनीवेज, तो दूसरी चीज़ मैं क्या कहूँगी कि भाई अगर पहले ये चीज़ आपके एक बात क्लियर होगी, दूसरी चीज़ जो इनकी जो NCAER जो है आपके इंडिया में, ठीक है, कि इंडिया की फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो हुआ, इस्टेब्लिश हुआ है, कब हुआ? 1956 में। ठीक है। दूसरी चीज़, अलॉन्ग विथ ऑल दिस ही वॉज ऑल्सो द गेस्ट फैकल्टी, और वी कैन से द विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट मद्रास चेन्नई कॉलेज। और इनको पॉपुलरली लोग क्या कहते थे? TTK कहते थे। ठीक है। और इनको इन 1946 ही फाइनली गॉट इलेक्टेड टू द मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर हम इनकी आगे थोड़ा और इलाबरेटिव वे में बात करें तो हम ये ओवरऑल हमें ये समझ आया कि आपके कृष्णमाचारी साहब का काफ़ी एक बड़ा योगदान, एक इमेंस अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन रहा है किस चीज़ में? आपकी ड्राफ्टिंग में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर के तौर पे। साथ साथ में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, वो भी 2 बार रहे। ठीक है, ये भी चीज़ हमें पता चल गई, दैट फ्रॉम 1956 टू 58 एंड 1964 टू 1966। ठीक है। अल्टीमेटली अगर अब इनके बर्थ प्लेस की बात करें, सो ही born in 1899 at Chennai. He took his final breath in 1974 Chennai, और अल्टीमेटली ही वॉज द मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। एजुकेशन उन्होंने अपनी कहाँ से कंप्लीट करी? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से कंप्लीट करी। ठीक है। अब इनके जो चिल्ड्रन रहे हैं दैट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, अगर आप इनके इलाबरेटिव वे में इनके बारे में भी पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक। बट एज टुडे वो द मेन पर्सनैलिटी वी ट्राई टू ओवर फेम वॉज TT कृष्णमाचारी साहब। तो चलो स्टिक टू दिस पर्सनैलिटी ओनली, है ना। और इनके द्वारा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी फाउंड करे गए हैं। दोज ऑर्गेनाइजेशंस वर TTK ग्रुप एंड TTK प्रेस्टीज। ठीक है। आप जब गूगल पे देखोगे ना, इनके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। स्टैम्प भी इनके ना, बीच में स्टैम्प भी इनके नाम पे देखने को मिले। अच्छा, एक इनका और भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। अब क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर पता है यार, बजट भी लॉन्च करेगा, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, वो भी बताएंगे कहाँ पे। मतलब ओवरऑल जो आपकी फाइनेंस से रिलेटेड एक कंट्री में चीज़ें होती हैं वो आपको पता है, सारी चीज़ें अल्टीमेटली जब बजट लॉन्च होता है उस टाइम पे बताई जाती हैं आपके वित्त जो मंत्री होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनके द्वारा। इन्होंने क्या हुआ कि व्हेन ड्यूरिंग मतलब 1955 to 56, ठीक है, he found that the calculation made in the budget was had gone awry. अब now this is a very nice vocabulary also. अब देखो यार, कितना भी हम कोई भी सेशन किसी के ऊपर भी कर ले, बट एक चीज़ जो आ जाती है ना, वो आ जाती है वोकेबलरी वाली बात। ठीक है। अब वो इंग्लिश अंदर से जाती नहीं है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, सो व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस टर्म? आपका अराय जो वर्ड है, इसकी मीनिंग क्या होगी? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में फटाफट से। दिस इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, ठीक है, मतलब समथिंग विच इज़ नॉट करेक्ट, समथिंग विच इज़ इम्प्रॉपर। ठीक। इन्होंने कुछ ऐसी कैलकुलेशन कह लो, या ऐसा कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं अपने काम में, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। तो हुआ क्या कि नवंबर 30 को 1956 में in 5,000 word speech, he described that change in economic situation and underlined the need to levy fresh taxes even before the next budget was presented. अब सोच रहे हो तुम कितना इनकी, कहते हैं कि एक फोरसीन कैपेसिटी, जो दूरदृष्टि होती है, वो कितनी अच्छी थी इनकी, कि भाई इन्होंने अगला बजट पेश हो उसके पहले ही इन्होंने बता दिया था कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी नीड्स हैं जो एक्चुअली में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बजट में, कौन कौन सी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन जो अभी हैं, या क्या अगर हम नहीं चेंजेस करते हैं तो कौन सी ऐसी इकोनॉमिक सिचुएशन है जो इमर्ज हो सकती है। उन सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने पहले ही एक अपने स्टेटमेंट में बता दिया था। ठीक है।
एक आपका जो सेकंड जनरल इलेक्शन था जो फरवरी टू मार्च 1957 में हुआ, इन्होंने क्या किया, इंटरिम बजट भी लॉन्च कर दिया। आप इंटरिम बजट क्या होता है, ये आप लोग तो पढ़ते हो, पॉलिटी तो पढ़ते हो आप लोग, जवेश सर पढ़ाते हैं ना, कौन पढ़ाता है सर, जवेश सर ही पढ़ा रहे होंगे। तो भाई अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ, अब देखो तुम्हें सर की भी नाक रखनी है कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो तुम्हें याद भी है कि नहीं। तो इंटरिम बजट इन्होंने लॉन्च किया 1957-58 के बीच में, और मार्च 14 1957, एंड दो और वो जो था, एंड द फुली फुल बजट सब्सिक्वेंटली। अच्छा, अब जब देखो, कभी भी ऐसे यार, इतना कोई भी एक ऐसी स्टेज पे होने के बाद, एक ऐसे पोजीशन पे होने के बाद, ऐसे रैंडमली कोई भी काम करना या कोई भी बजट लॉन्च करना या ऐसी कोई भी चीज़ करना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें, इंटरिम बजट लॉन्च करना इज़ नॉट जस्ट केक वॉक। बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स सोचने पड़ते हैं, लोग क्या कहेंगे, मतलब लोग इन द सेंस कि अपोजिशन पार्टी का रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। बाकी जो आपके सेगमेंट्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि खाली फाइनेंस सेगमेंट ही होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट इवन आफ्टर दैट, है ना, ही ऑल्सो put a great contribution in setting up the country's three major steel plant, जो आपके तीन बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI हो गया, ICICI हो गया, ठीक है, जिसको आप ICICI बैंक से जानते हो, UTI हो गया। ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनके भी स्टैब्लिशमेंट में इनका बहुत काफ़ी सपोर्ट था। देखो, ये एग्ज़ाम में आए या ना आए, पर एक चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से करनी है, वो क्या, कि आपको आपकी हिस्ट्री में, मतलब हु गेव हाउ मच अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ये चीज़ पता होनी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि हर चीज़ इसलिए नहीं पढ़ी जाती क्योंकि एग्जाम में आना है। बहुत सारे लोग होते हैं, दे आफ्टर इवन दे गेट सिलेक्शन, दे आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग, दे आर फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग नॉलेज, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, उनको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी जो कैटेगरी होना चाहिए, उन्हीं लोगों में होना चाहिए कि भाई तुम कुछ पढ़ रहे हो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमको वो चीज़ एग्जाम में जा करके रिगर्जिटेट करके आनी, यू आर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज यू ऑल्सो वांट टू एनहांस योर नॉलेज। और जब आपकी नॉलेज किसी चीज़ को लेकर के अच्छी होती है ना, एनहांस्ड होती है, तो उसमें होता क्या है कि आप एक बेटर पर्सनालिटी की तरह एकदम एक एनहांस्ड वे में सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब भाई इतना कंट्रीब्यूशन आपके आप कृष्णमाचारी साहब का रहा है, तो अब मुझे एक बात बताओ तुम कि व्हाट यू पीपल फील, कि अगर मतलब आपसे अगर मैं, अच्छा चलो एक जनरल एक बात पूछना चाहूँगी, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट इंडिविजुअल पर्सनालिटी you want to take place if you go back to the history, तो आप ऐसे कौन से कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है जिनका रोल आप प्ले करना चाहोगे। अच्छा, जैसे स्कूल में नहीं होता था, छोटे बच्चे थे अभी कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था, छोटे छोटे बच्चे जो सेकंड थर्ड क्लास के होते हैं, तो वो ना एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी को क्या करते हैं, उनको मतलब उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, है ना, उनको उनके डायलॉग्स बोलने की कोशिश करते हैं। ऐसा आपके जहन में कौन है जिसके लिए आप कुछ ऐसा करना चाहोगे, ठीक है। और देखो, सबसे पहली चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ ये चीज़ कि यार इवन मतलब इफ़ यू ड्रीम फॉर ज्वाइनिंग द डिफेंस ऑफ योर कंट्री, देन ऑल्सो यू आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट सम ऑफ योर पार्ट इन दी वे और दी अदर फॉर योर कंट्री। कोई फौज ज्वाइन करता है तो ज़रूरी थोड़ी कि खाली यही हमारे मतलब जिन्होंने ड्राफ्ट किया कमेटी को उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने फ्रीडम के लिए फ़ाइट किया उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वी कैन गिव कंट्रीब्यूशन फॉर आवर कंट्री इन ईच एंड एवरी सिंगल मैनर। आप प्रॉपर अपना टैक्स पे करते हो, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंट्री के लिए। लोग कितनी चोरी करते हैं टैक्स में, देखा ही नहीं देखा, मतलब ITR जानबूझ के फाइल नहीं करते, क्यों, क्योंकि फिर वो टैक्स के उसमें पता आ जाएंगे, फिर उनको हर बारी करना पड़ेगा, है ना। तो आप टैक्स पे करते हो तो भी आप बहुत अच्छे एक सिटीज़न की तरह उभर रहे हो। आप जब फौज में जाओगे, आप फौज में जा कर के यार यू विल स्टैंड फॉर योर कंट्री, फॉर द ग्लोरी ऑफ योर कंट्री, ठीक है। तब आपके घर परिवार दोस्त यार सब पीछे चला जाता है। फिर फौज में जाने के बाद यही होता है कि सब पहले इमोशंस जो है ना तुम्हारे, वो सब सेकेंडरी, पहले अपनी माँ बाद में, पहले भारत माँ,
ठीक है, तो वो वाली बात हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी पीपल, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग, देखो सब कुछ ऐसा नहीं है कि फिक्शनल बातें होती हैं, कुछ तो रियलिटी भी होती है। यार अब तुम फौज में जाओगे, ऐसा तो है नहीं कि तुमको कोई कैंटीन फैसिलिटी देगा, मेडिकल फैसिलिटी देगी, तुम उसको ना कर दोगे। बट आपको रेयरली ही कोई ऐसा मिलेगा जो जो एक्चुअल में डिफेंस एस्पिरेंट है ना, तो वो बहुत ही रेयरली आपको ऐसा बोलता मिलेगा कि मुझे डिफेंस में जाना है क्योंकि वहाँ सैलरी अच्छी है और वहाँ पे कैंटीन फैसिलिटी मिलती नहीं। यू विल ऑलवेज फाइंड पीपल सेइंग कि ठीक है यार कोई बात नहीं, मतलब वर्दी का जोश ही अपना होता है, वर्दी की बात ही अपनी होती है। जब वर्दी चढ़ेगी तो उसकी जो चमक होती है वही अपनी होती है। तो दे गो फॉर द वर्दी, दे गो फॉर द यूनिफॉर्म, दे गो फॉर द ग्लोरी ऑफ फॉर देयर कंट्री, है ना। तो आप बेसिकली अपनी कंट्री के लिए जाते हैं। जैसे मैंने पेड बैचेस में बहुत बार बताया, आपको पता है दैट आई टू बिलोंग फ्रॉम द डिफेंस बैकग्राउंड ओनली, मतलब मेरे यहाँ भी सब पिताजी से लेके हर कोई डिफेंस में ही है। बट वन ऑफ माई फ्रेंड्स 2 years बैक ही गॉट रिकमेंडेशन फॉर द आर्मी। अभी तो उसका सब ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट हो गई, अच्छी खासी पोस्टिंग मिल गई है कहीं पे। तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग उसको ऐसे बोलते थे यार, उसका ना मेडिकल में यूजुअली उसका क्या होता था कि आर्मी से 3 बार उसका मेडिकल आउट हुआ है ना। तो अब when he went there for his SSB and then to in his last attempt, so he called me, and even at that time he was like medically, he was declared medically unfit temporary basis। एक तो होता है परमानेंट, आपको परमानेंट बेसिस पे मेडिकल अनफिट कर देते हैं, एक होता है फौज आपको टेम्पररी बेसिस पे करती है। सो ही कॉल्ड मी फ्रॉम दैट सेम सिटी, फ्रॉम आपका SSB सेंटर, एंड ही टोल्ड मी कि यार देख प्रिया, इस बार भी मेरा ना टेम्पररी मेडिकली अनफिट इन्होंने मुझे कर दिया है, एंड आई एम गोइंग टू एम्स दिल्ली। अब देखो वहाँ पे रेफर हुआ है, वहाँ पे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक। तो जब वहाँ पे वो बंदा गया, 1 महीने का ड्यूरेशन होता है, आपको टाइम दिया गया, अल्टीमेटली ही गॉट सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि भाई उस टाइम उसका लक भी था और सबसे बड़ी चीज़ उसका जुनून था, ठीक है। हम लोग मैं तो उसको हमेशा बोलती थी यार देखो, कंपैरेटिवली सीडीएस एफ कैट में होता है कि सीडीएस का लेवल एग्जामिनेशन का इज दिस एंड एफ कैट का इज दिस। एफ कैट रिटन एग्जामिनेशन इज कंपैरेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू योर सीडीएस। सीडीएस के कंपैरिजन में रिटन जो है वो एफ कैट का काफ़ी ईजी होता है। तो आई यूजुअली यूज टू आस्क हिम कि भाई यार सीडीएस में बार बार जाता है, एसएसबी में रिटर्न तो चलो क्वालिफाई हो जा रहा है, एक बार वो एयरफोर्स देके देखो, एफ कैट का देखे देखो। सो ही वॉज ऑलवेज लाइक कि माई कलर इज ऑलिव ग्रीन नॉट स्काई ब्लू, मतलब जाना है तो आर्मी में ही जाना है वरना एयरफोर्स में नहीं जाना। ही हैड दैट मच ऑफ क्लैरिटी, है ना, कि यार या तो फौज में जाऊंगा या तो ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनूंगा, वरना फिर मैं ना ठेला ही लगाऊंगा बैठ करके, ठीक है। तो आपके पास अगर ये क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है, ये सेंस ऑफ माइंड है कि यार ये इतनी इतनी क्लैरिटी मैं दे सकता हूँ, इतनी इतनी चीज़ें मैं अपने क्लियर करके रख सकता हूँ, तब आप देखो, आप ये समझ लो कि मैं हमेशा ये चीज़ मानती हूँ दैट इफ़ यू आर जेन्युइनली विलिंग टू अचीव समथिंग, है ना, देन हु हैज़ गॉट द राइट टू स्टॉप यू? नोबडी। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको आपके ड्रीम से रोक दे। फाइनेंशियल कंडीशन घर की नहीं अच्छी थी, माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्त यार ने पढ़ने नहीं दिया, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ हैं। देखो हमेशा याद रखो, किसी भी काम को ना करने के 100 बहाने, करने का सिर्फ एक। तो तुम बताओ, तुम्हें उन 100 बहानों के पीछे भागना है कि सिर्फ उस काम को करने की एक बहाने के पीछे भागना है? मुझे लगता है दैट वन रीज़न इनफ, है ना, वन रीज़न इज़ इनफ, ठीक है। तो आप भी उस एक रीज़न को पकड़ के चलो, 100 बहानों को मत देखो, ठीक है। लोग तो क्या आएंगे जाएंगे, देखो सोसाइटी इज लाइक दिस ओनली एंड परसेप्शन चेंजेस। अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो एवरी वन विल बी लाइक कि अरे ये कर लो, नहीं हो रहा है तो वो कर लो, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, यहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ कर लो, है मतलब घर परिवार के लिए तो तुमसे बड़ा नालायक कोई है ही नहीं। बट वहीं पे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, then the society, your relatives, your neighbors, even your parents will start giving your example कि हाँ घूमता था फिरता था ये करता था, पर हाँ लड़का तेज था पढ़ने में, मतलब कुछ तो बात थी लड़के में, है कुछ तो बात थी इस लड़की में, सिलेक्शन तो होना था, पता था। है शर्मा जी की बेटी को देखा, फौज में हो गई है। तो वो वाली चीज़ आ जाती है कि यार दुनिया आपका एग्जाम्पल देना शुरू कर देती है वंस योर टाइम चेंजेस एंड वंस यू गेट सिलेक्शन। तो आपको भी मोटिवेशन लेना है, आप भी यार डू समथिंग। इन लोगों का नाम ऐसे, मतलब इनको गुजरे हुए ज़माने हो गए फिर भी लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, इनका नाम लेते हैं। वाई सो? बिकॉज दे हैड डन समथिंग विच इज़ अनफॉरगेटेबल, है ना, कुछ ऐसा किया गया है जो एकदम भूला नहीं जा सका। शेरशाह मूवी देख लेने से, उरी मूवी देख लेने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ जाती है, बट दैट मोटिवेशन इज़ टेम्पररी। यू नीड टू
मोटिवेट योर सेल्फ, यू नीड टू प्रोवोक ईच एंड एवरी टाइम योर सेल्फ कि भाई यू नीड टू प्रॉम्प्ट योर सेल्फ कि नहीं, आई हैव टू डू दिस एंड दिस ओनली, ठीक है, ये करना ही करना है. ऑलवेज हैव अनदर ऑप्शन इन अ लाइफ दैट इफ नॉट दिस देन व्हाट नेक्स्ट. अगर मैं ये नहीं कर सकता तो अब ऐसा तो है नहीं कि यार अब 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 के 100 का फौज में हो जाता है. प्रैक्टिकली बात करो, सबका नहीं होता. किसी का रिटर्न बहुत अच्छा चाहेगा, एसएसबी नहीं निकलेगा. किसी का एसएसबी बहुत अच्छा होगा तो मेडिकल नहीं निकलेगा. आपको तो पता है एफकैट में तो डुअल मेरिट लिस्ट जाती है, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपका फौज में नहीं हुआ तो फिर दिस विल बी द एंड ऑफ योर लाइफ. यार एपीजे अब्दुल कलाम साहब को तो फौज के लिए अनफिट बोल दिया गया था, हाँ, और अल्टीमेटली एंडेड अप बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, और तीनों की तीनों डिफेंस फोर्सेस उनके अंडर में आ गई, ठीक है. तो ऐसा नहीं है, देखो. और फिर उन्होंने कितना अच्छा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट, कितने उनके उनके टाइम में, उनके टेनर में कितने अच्छे अच्छे आपके स्पेस रिसर्च हुई, कितने अच्छे अच्छे आपके इन्वेंशंस हुए. तो ऐसा नहीं है कि बस आप एक ही वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो. डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट डू दैट विथ फुल डेडिकेशन एंड डिवोशन. मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहती बच्चों को कि दिन रात पढ़ते रहो पढ़ते रहो. इंग्लिश तो पढ़ने को एकदम ही नहीं मैं कहती. मैं बोलती हूँ, मुझे पता है मेरे बारे में कि जितना मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया और जितना पेड बैच में पढ़ा दिया, अगर कोई बच्चा सिर्फ 2 महीना भी मेरी दोनों क्लासेस कर ले रहा है, यूट्यूब और पेड बैच की, तो उसको इंग्लिश में कुछ खुद से कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा ना, तब भी उसका इंग्लिश तो क्लियर है ना. बाकी सबके लिए बाकी सब्जेक्ट्स और आपकी प्रिपरेशन है ही है. बट एटलीस्ट जितना भी पढ़ो, तुम 24 घंटे में से 2 घंटे ही पढ़ो, 1 घंटा ही पढ़ो, तुम एटलीस्ट उसको ना डेडिकेशन के साथ पढ़ो. फिर ऐसे पढ़ो कि फिर तुम्हें कोई बुला रहा है तो भी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, भाई हमें नहीं पता, ठीक है. तो बस इट वॉज अ काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी सेशन, छोटा सा एक सेशन लेना था आपके साथ. मैंने सोचा कि क्यों ना नॉलेज थोड़ी सी आपके साथ भी शेयर करी जाए, है ना. तो बाकी मैं बता दूं एक चीज़ और आपको बता दूं दैट एज यू ऑल नो दैट टुडे इज़ द रिपब्लिक डे. तो रिपब्लिक डे के ही ओकेजन पे आप सबके लिए 77% का डिस्काउंट तो है ही है, बट साथ साथ में इससे भी बढ़िया चीज़ डबल वैलिडिटी है अड्डा के सभी महापैक्स के ऊपर और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर. आज के दिन आप Y277 का कोड लगा के अगर आप कोई भी टेस्ट सीरीज लोगे, महापैक लोगे, बैंक, एसएससी, डिफेंस, टीचिंग, किसी का भी अड्डा के थ्रू लोगे ना, अड्डा का कोई भी टेस्ट सीरीज या महापैक लोगे तो सब में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी. मतलब 6 महीने का महापैक टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए वैलिड होकर मिलेगा, 1 साल वाला 2 साल के लिए वैलिड होकर मिलेगा. बस कोड Y277 लगाओ. बहुत सारे कोड्स ये रहते हैं बट यू जस्ट नीड टू यूज Y277. करना क्या है, गूगल पे जाना है, adda247.com सर्च करना है, ठीक है. गूगल पे जाओ, adda247.com सर्च करो, है ना, एंड यू विल वेरी क्विकली गेट अ सर्च पेज लाइक दिस. यहाँ पे सर्च करना डिफेंस, ऐसे लिखोगे ना, मान लो तुम्हें डिफेंस का महापैक चाहिए, बैंक चाहिए तो बैंक का महापैक लिख लेना, एसएससी ऐसे टीचिंग का महापैक, डिफेंस का ये डिफेंस लिखोगे, डिफेंस महापैक देखो आ गया. अब ये महापैक होता क्या है, ये क्या था कि 6 महीने का महापैक था, आज 1 साल के लिए वैलिड होकर मिल रहा है और 1 साल वाला 2 साल के लिए वैलिड होकर मिल रहा है. तो अगर आप 1 ईयर वाले पे भी जाओगे तो क्या होगा कि पूरे के पूरे 1 साल तक आपको 1989 मॉक टेस्ट, 450 वीडियो लेक्चर्स, 107 ऑनलाइन बुक्स और 370 आवर की लाइव क्लासेस मिलेंगी. इसके मतलब अलग से ना मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, ना बुक, ना कोई चीज़. साथ साथ में 1 साल तक जितने भी डिफेंस के बैचेस बनेंगे, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, एनडीए, एफकैट, एएमएन, एक्सवाई ग्रुप, सीडीएस, सभी बैचेस की लाइव वीडियो, टेस्ट सीरीज, रिवीजन बैच, सब कुछ आपको फ्री मिलता चला जाएगा. मतलब ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आज सीडीएस का बैच आया तो आज अलग से लो, एफकैट आया उसको अलग से लो, ये नहीं करना पड़ेगा. बस करना क्या है, व्यू ऑफर पे जाना, अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ सर्च करोगे तो और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, वरना ऐसे तो मैं बता ही दे रही हूँ. व्यू ऑफर पे जाना, अपना ईमेल एड्रेस लगाना, कूपन कोड लगाना Y277, इसको कर देना अप्लाई. इंडिया 75 भी लगा सकते हो बट इससे कम डिस्काउंट मिलेगा, Y277 ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है. Y277 कोड लगाते ही 10,000 का बैच सिर्फ 2299 रुपये में आपको 1 साल तक सभी टेस्ट सीरीज बैचेस सब फ्री, अलग से मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है. और यही Y277 कोड अड्डा के ऐप पे लगाओगे, कॉइन्स का ऑप्शन होता है यूज़ कॉइन का, उसको करके तो 2299 से भी कम में ही मिल जाएगा. आप चाहो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, उस पर भी डबल वैलिडिटी है. तो ऑल पे जाना, टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करना, मान लो फॉर एग्जांपल एफकैट की टेस्ट सीरीज चाहिए, एफकैट डालना, यहाँ पे कोई भी टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर लेना, सीडीएस, जिस भी चीज़ की टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है. यहाँ पे क्या करना, अपना व्यू ऑफर पे जाना, Y277 कोड लगाना, इसको कर देना अप्लाई. बस जैसे ही अप्लाई करोगे देखो 1000 की टेस्ट सीरीज सिर्फ 229 रुपीज़ में मिल गई. मतलब कहने का क्या है, दैट टुडे इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. यार आज बहुत ही अच्छा टाइम है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टाइम है.
तुम बहुत सारी चीज़ें अवेल कर सकते हो। और 1 साल तक के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ, मतलब क्या चाहिए, जितनी वैकेंसी है फौज की सारी भरो ना, CDS, कैट, नेवी, जितनी वैकेंसी है सब भरो आराम से। क्यों अलग से तो बैच लेना नहीं है, पैसा भी देना नहीं पड़ेगा। एक बार अगर डिफेंस का महापैक ले लिया Y277 कोड से, डिस्काउंट भी मिल जाएगा, डबल वैलिडिटी भी मिल जाएगी, 1 साल तक बढ़िया से देते रहना एग्जाम। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 साल में 4 एग्जाम दो, एक को ना क्वालिफाई हो? इतने बेवकूफ़ तो ना तुम हो और ना तुम्हारी इतनी कच्ची प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो बस इसी के साथ आपसे अलविदा लूँगी। और हमेशा एक बात याद रखना कि आगाज़ करने वाले अंजाम की चिंता नहीं किया करते। ठीक है, आप आगाज़ करो तैयारी का, बाकी अंजाम अच्छा ही होगा। आपके साथ हमारी पूरी अड्डा की टीम है, और आपके पेरेंट्स की, ईश्वर की दुआएं हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, बढ़िया से सिलेक्शन होगा, बढ़िया से पढ़ेंगे। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।